गुड मॉर्निंग बीकॉम फाइनल ईयर। हम परक्यूजिट्स कर रहे हैं। हमने परक्यूजिट्स जो हैं क्लब एक्सपेंसेस तक जो है वो किए। क्लब के चार्जेस जो एम्प्लॉयर एम्प्लॉय के बिहाफ पर बियर करता है तो वो उसका परक्यूजिट माना जाता है। लेकिन अगर उसने उसके लिए कॉरपोरेट मेंबरशिप ले रखी है तो उसका मूल्य जो है वो शून्य माना जाएगा। तो उस और वो तब है कि जब वो पूर्णतः बिजनेस एंड प्रोफेशन के लिए यूज़ हो रखा है और एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को सर्टिफिकेट देता है कि वो सिर्फ बिजनेस एंड प्रोफेशन के लिए यूज़ हो रहा है। उसके बाद हमने करना है चल संपत्ति का उपयोग। मैंने उस दिन भी बताया कि दोनों चीज़ों में फ़र्क है। यहाँ पर दो चीज़ें हैं, मूवेबल एसेट्स का यूज़ और मूवेबल एसेट्स का ट्रांसफ़र। मूवेबल एसेट्स का यूज़ जो है लैपटॉप और कंप्यूटर्स जो हैं उसकी वैल्यूएशन क्या मानी जाती है, नील जो है वो मानी जाती है। और अदर एसेट्स में अगर एसेट्स यूज़ कर रहा है एम्प्लॉय तो 10% हर साल की डेप्रिसिएशन चार्ज करके जो उसकी वैल्यू आएगी वो उसका परक्यूजिट माना जाएगा। इसका मतलब अगर वो 10 साल से ज़्यादा यूज़ कर ले चुका है एम्प्लॉयर तो उसकी वैल्यूएशन क्या मानी जाएगी, नील जो है वो मानी जाएगी। और अगर उसने किराए पर लेकर दी है तो उसका किराया जो है वो उसका परक्यूजिट माना जाएगा। और इन सभी केसेस में अगर एम्प्लॉय से कुछ चार्ज किया जाता है तो वो उसमें से लेस कर देगा। तो इसमें फिर से देखो, लैपटॉप और कंप्यूटर्स के लिए ये वैल्यूएशन नील मानी जाएगी। अदर एसेट्स के लिए एम्प्लॉयर ने जितने साल यूज़ किया है 10% के हिसाब से उसकी रिटर्न डाउन वैल्यू निकाली जाएगी डेप्रिसिएशन लगाकर। और अगर 10 साल से ज़्यादा यूज़ की है तो ऑटोमेटिकली वो नील हो जाएगी। और अगर उसके बदले में कुछ चार्ज किया जाता है एम्प्लॉय से तो वो क्या हो जाएगा, लेस जो है वो हो जाएगा। अगर रेंट पर लेके दिया है तो रेंट भी उसका परक्यूजिट माना जाएगा। और इन सभी केसेस में है ये अंडरस्टूड है अब कि अगर एम्प्लॉय से कुछ चार्ज किया जाता है तो वो लेस हो जाएगा। उसके बाद है मूवेबल एसेट्स का ट्रांसफ़र। अगर एम्प्लॉयर जो है अपने एम्प्लॉय या उसके किसी फैमिली मेम्बर को मूवेबल एसेट्स को ट्रांसफ़र कर देता है तो उसकी एक्चुअल कॉस्ट, अगर इलेक्ट्रॉनिक गुड्स हैं, कंप्यूटर्स और इलेक्ट्रॉनिक गुड्स हैं तो 50% पर ईयर के हिसाब से जो है डेप्रिसिएशन चार्ज की जाएगी। और अगर उसमें से एम्प्लॉय से कुछ चार्ज किया जाता है तो वो लेस कर दिया जाएगा। ये दोनों चीज़ें ध्यान रखना, ये काफ़ी यूज़ होती हैं प्रैक्टिकल क्वेश्चंस में। कंप्यूटर्स, मोटर कार के लिए जो है एक्चुअल कॉस्ट में से जितने साल एम्प्लॉयर ने वो एसेट यूज़ की है, कार यूज़ की है, उसकी 20% जो है रिटर्न डाउन वैल्यू पर डेप्रिसिएशन चार्ज की जाएगी। और अगर एम्प्लॉय से उसके बदले में कुछ चार्ज किया जाता है तो वो लेस हो जाएगा। और उसके अलावा अगर कोई एसेट्स ट्रांसफ़र की जाती है तो जो उसकी स्ट्रेट लाइन मेथड के हिसाब से आपको पता होना चाहिए, आप कॉमर्स के स्टूडेंट्स हो, फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स हो, एक रिटर्न डाउन वैल्यू पर डेप्रिसिएशन चार्ज होती है, एक स्ट्रेट लाइन मेथड पे। तो इसमें स्ट्रेट लाइन मेथड के अनुसार जो है आप डेप्रिसिएशन 10% के हिसाब से चार्ज करोगे। और अगर एम्प्लॉय से कुछ इसके बदले में चार्ज किया जाता है तो वो क्या हो जाएगा, लेस जो है वो हो जाएगा। और अगर इसके अलावा एम्प्लॉय को या उसके किसी फैमिली मेम्बर को किसी भी तरह का कोई परक्यूजिट, कोई सर्विसेज, कोई राइट या कोई सुविधा जो है वो प्रदान करता है तो इसका मूल्य जो है आर्म्स लेंथ ट्रांजैक्शन के आधार पर एम्प्लॉयर की लागत में कर्मचारी से वसूल की गई राशि घटाने के बाद जो राशि आएगी वो उसका परक्यूजिट जो है वो माना जाएगा। लेकिन मोबाइल जो है, टेलीफोन और मोबाइल जो है परक्यूजिट्स, उनकी वैल्यूएशन क्या मानी जाएगी, नील जो है वो मानी जाएगी। उसके बाद है स्वेट इक्विटी शेयर्स। स्वेट इक्विटी शेयर्स जो हैं ये क्या है कि एम्प्लॉय को ऑप्शन देता है कि वो उस कंपनी के शेयर्स को क्या कर सकते हैं, परचेज जो है वो कर सकते हैं। और अगर आपके इक्विटी शेयर्स जो हैं स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड हैं, जिस डेट को एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को परचेज करने का विकल्प जो है वो दिया, तो इसमें हम एवरेज प्राइस लेते हैं जिस दिन उसने ऑप्शन दी और स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड है। एक सुबह 9:15 बेल बजती है, वो ओपनिंग रेट होता है स्टॉक का और शेयर्स का। और एक 3:15 बेल बजती है, वो क्लोजिंग होता है, अगर आपने स्टॉक एक्सचेंज को कभी देखा हो। तो उन दोनों का औसत मूल्य जो है वो लिया जाएगा। और उसके बाद जो है जो कोट करता है एम्प्लॉयर एम्प्लॉई के लिए, वो उसकी सेलिंग प्राइस माना जाएगा। और उसका डिफरेंस जो है वो क्या माना जाएगा, उसका परक्यूजिट जो है वो माना जाएगा।
तो अगर स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड शेयर्स नहीं है और उसको विकल्प जो है वो दिया गया है तो कैटेगरी 1 मर्चेंट बैंकर द्वारा किया जाएगा। स्टॉक एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया में पंजीकृत कैटेगरी 1 मर्चेंट बैंकर द्वारा जो है वो वैल्यूएशन की जाएगी, वो उसका क्या माना जाएगा, फेयर मार्केट वैल्यू और परक्यूजिट जो है वो माना जाएगा। ठीक है, और ये जो है आपने करना है। अब मैं 16th इलस्ट्रेशन जो है वो आपको करवा रही हूँ। श्री रामलाल इज द मैनेजर ऑफ ए कंपनी इन आगरा। ही रिसीव्स एवरी मंथ 50,000 एज बेसिक पे, 500 एज एंटरटेनमेंट अलाउंस एंड 30,000 एज डियरनेस अलाउंस। ध्यान से देखना, ये पहला फुल फ्लेज क्वेश्चन है। श्री रामलाल is the manager of a company in Agra. He receives every month 50,000 as basic pay, 500 as entertainment allowance and 3,000 as dearness allowance. dearness allowance टैक्सेबल है, बेसिक सैलरी टैक्सेबल है, एंटरटेनमेंट अलाउंस जो है वो टैक्सेबल है। उसके बाद वो कहता है ही ओन्स हिज हाउस बट द कंपनी हैज़ प्रोवाइडेड हिम द फॉलोइंग अमेनिटीज: a gardener, a sweeper, a watchman, a domestic servant, each of whom are paid 150, 200 and 1100 and 600 per month respectively. चार हैं, गार्डनर है, स्वीपर है, वॉचमैन है, डोमेस्टिक सर्वेंट है, सबको सैलरी दी जाती है। तो ये क्या है, टैक्सेबल परक्यूजिट जो है वो माना जाएगा। उसके बाद वो कहता है कि फ्री यूज ऑफ रेफ्रिजरेटर कॉस्टिंग 8400 फ्रॉम 1 September 2019 द कंपनी इंकर्ड 400 इन इट्स रिपेयर ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। इससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। रेफ्रिजरेटर जो है कब से यूज़ करना शुरू किया उसने, सितंबर से। सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 7 मंथ के लिए जो है वो यूज़ करता है। तो कंपनी का 7 मंथ्स का परक्यूजिट जो है आप निकाल लोगे। 10% कितना हो गया, 840 को 7/12 से जो है आप मल्टीप्लाई कर दोगे, आपके पास परक्यूजिट आ जाएगा। हिज फॉलोइंग ऑब्लिगेशंस वर पेड बाय द कंपनी: गैस, इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर बिल अमाउंटिंग टू 15,000। वाटर बिल जो है उसने पे किया है, ये भी टैक्सेबल परक्यूजिट है। एनुअल मेंबरशिप फ़ी टू द लॉयन क्लब को उसकी मेंबरशिप फ़ी दी, ये कॉर्पोरेट मेंबरशिप नहीं है, ये भी क्या है, एम्प्लॉई का परक्यूजिट है। तो उसके बाद वो कहता है द कंपनी हैज़ प्रोवाइडेड हिम द फैसिलिटी ऑफ ए लार्ज कार। लार्ज कार मतलब बड़ी कार है। द कार इज़ यूज्ड फॉर प्राइवेट एंड आल्सो ऑल द एक्सपेंसेस इंक्लूडिंग ड्राइवर सैलरी। ड्राइवर सैलरी भी एम्प्लॉयर के द्वारा दी जाती है। लार्ज कार का मतलब आपको पता है 2400, क्योंकि दोनों पर्पजेज़ के लिए यूज़ हो रही है, बिजनेस पर्पजेज़ के लिए भी और प्राइवेट पर्पजेज़ के लिए भी जो है वो यूज़ हो रही है। तो आपने 2400 प्लस 900 ड्राइवर की सैलरी इंटू 12। उसके बाद कहते हैं हिज सन इज स्टडिंग इन ए स्कूल रन बाय द कंपनी। द एनुअल एक्सपेंसेस इंकर्ड बाय द कंपनी पर स्टूडेंट इज 8,000। had been sent for education to a similar school of Agra, a 5,000 would have been spent during the year. तो एजुकेशन के ऊपर जो है वो खर्च कर रहा है 800, उसका अपना स्कूल है तो 1000 से कम है एक्सपेंसेस, 8000 पर ईयर हैं एक्सपेंसेस जो हैं, एनुअल एक्सपेंसेस दिए हुए हैं। तो ये सारे के सारे क्या होंगे, एग्जम्प्ट होंगे। पैरेलल स्कूल क्या देता है इससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर स्कूल एम्प्लॉयर का नहीं है फिर हमें फ़र्क जो है वो पड़ेगा। द कंपनी अलॉटेड हिम 300 shares at ₹100 each, whereas the fair market value on the date on which option is exercised by the employee is 120 थी उस दिन। स्टॉक एक्सचेंज में उसकी वैल्यू दी हुई है 120, और लेकिन शेयर कितने में दिया, 20 रुपीज़ में जो है वो दिया। 300 शेयर्स हैं तो परक्यूजिट क्या हो गया, 300 इंटू 20 शेयर्स, 6,000 हो गया। He proceeded on leave to Shimla. He stayed there in guest house of the company and saved 5,000 on the account of accommodation. तो गेस्ट हाउस में रहने की वजह से उसके 5,000 रुपये बच गए, तो 5,000 रुपये उसका क्या माना जाएगा, परक्यूजिट। तो अब देखो क्या क्या हो गया। बेसिक सैलरी 6 लाख प्लस एंटरटेनमेंट अलाउंस जो है वो आपका 3,000 रुपीज़ जो है पर मंथ है, और 500 जो है एंटरटेनमेंट अलाउंस है। इसमें ये सारे पर मंथ हैं। उसके बाद उसने जो सुविधाएं दे रखी हैं, स्वीपर, माली, गार्डनर, ये सारी की सारी टैक्सेबल हो जाएंगी। रेफ्रिजरेटर की कॉस्ट जो है उसका 10%, 840 इंटू 7 मंथ्स 7/12, और उधर निम्न व्यय जो है गैस, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर बिल, लॉयंस क्लब की मेंबरशिप, ये सारी टैक्सेबल हो जाएंगी। लार्ज कार 2400 प्लस 900 3300 पर मंथ,
और स्कूल रन बाय कंपनी चला में पढ़ रहा है उसका बेटा, 8,000 पे है तो 1,000 तक एग्जाम्प्ट है। दूसरे स्कूल में क्या चार्ज कर रहे हैं इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। स्वेट इक्विटी शेयर्स में जिस दिन वो मिली तो 20 रुपीज़ पर शेयर, और शिमला छुट्टी पर गया 5,000 जो है गेस्ट हाउस के उसके टैक्सेबल जो है वो माने जाएंगे। तो ये सारा जो है वो टैक्सेबल अमाउंट माना जाएगा। उसके बाद जो है प्रोविडेंट फंड का परक्यूजिट है, ये जो आपको दिया हुआ है सुपरन्यूशन फंड प्रॉफिट इन ल्यू ऑफ सैलरी, इससे इसको अभी छोड़ दो। ये क्वेश्चंस में मैं जो जहाँ जहाँ आएगा वहाँ बता दूंगी, लेकिन यहाँ पर इसमें इन्वॉल्व मत हो। लेकिन यहाँ पर प्रोविडेंट फंड जो है वो देखो। प्रोविडेंट फंड का मतलब होता है भविष्य के लिए प्रयोजन करना। तो एक जिनके पेरेंट्स जॉब करते होंगे उनको पता होगा कि एक फिक्स्ड अमाउंट जो है वो सैलरी में से काट कर हर महीने प्रोविडेंट फंड में जो है जमा करवाया जाता है। तो एम्प्लॉई जब रिटायर होता है तो उसे वो पैसा इकट्ठा करके दे दिया जाता है, या उसकी डेथ की केस में, या उसके वॉलंटरी रिटायरमेंट या रिटायर होने पर जो है ये पैसा उसे ब्याज सहित जो है वो मिल जाता है। एक्सीडेंटली अगर उसकी डेथ हो जाती है ड्यूरिंग द जॉब जो है तो भी उसको वो ये पैसा और उसके फैमिली मेम्बर्स को जो है दे दिया जाता है। तो ये प्रोविडेंट फंड जो हैं वो आपके 4 तरह के हैं। स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड, रिकग्नाइज प्रोविडेंट फंड, अनरिकग्नाइज प्रोविडेंट फंड एंड पब्लिक प्रोविडेंट फंड। ये थ्योरी पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है और मैं आपको साथ साथ बताती जाऊंगी। स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड वो है जो इंडियन प्रोविडेंट फंड एक्ट 1925 द्वारा अप्रूव्ड है। ये जनरली गवर्नमेंट और सेमी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ में और लोकल अथॉरिटीज़ में, यूनिवर्सिटीज़ में, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में, स्टैट्यूटरी कॉरपोरेशंस में, नेशनलाइज्ड बैंक्स में जो है रखा जाता है। दूसरा रिकग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड है। रिकग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड जो है ये चीफ कमिश्नर द्वारा अप्रूव्ड होता है। ये फंड जो है 1952 में बनाई गई योजना के अंतर्गत जो है स्थापित किया जाता है। और ये फंड जो है शेड्यूल्ड बैंक और कारखानों जैसी संस्थाओं में रखा जाता है, फैक्ट्रीज में रखा जाता है। इसमें मैं पहले आपको बहुत बार बता चुकी हूँ कि अगर 12% से ज़्यादा एम्प्लॉयर की कंट्रीब्यूशन है तो वो एम्प्लॉय की सैलरी में ऐड हो जाती है, और अगर इसके ऊपर इंटरेस्ट भी 9.5% से ज़्यादा पे किया जाता है तो वो भी उसकी सैलरी में ऐड हो जाता है। इसी तरह अनरिकग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड है। अनरिकग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड मींस जो स्टैट्यूटरी नहीं है, जो रिकग्नाइज्ड नहीं है। इसको कोई भी संस्था रख सकती है, जनरली ये प्राइवेट सेक्टर्स में रखा जाता है और बाद में कई बार रिकग्नाइज में कन्वर्ट कर दिया जाता है तो इसका ट्रांसफ़र बैलेंस जो है वो ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। तो इसमें जो एम्प्लॉयर की कंट्रीब्यूशन होती है वो एम्प्लॉय की सैलरी में ऐड हो जाती है, और जो इंटरेस्ट की पेमेंट होती है वो एम्प्लॉय की सैलरी में तो ऐड नहीं होती, लेकिन इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में जो है वो ऐड की जाती है। उसके बाद है पब्लिक प्रोविडेंट फंड। पब्लिक प्रोविडेंट फंड जो है वो किसी के द्वारा भी खोला जा सकता है, मेंटेन किया जा सकता है। ये डिफरेंट वैसे तो स्टेट बैंक्स में ज़्यादा पहले था, लेकिन अब बहुत सारे बैंक्स को परमिशन मिल गई है, बैंक्स में खोला जाता है या पोस्ट ऑफिस में। इसको पीपीएफ अकाउंट कहते हैं। इसमें मिनिमम 500 रुपया और मैक्सिमम जो है 1,50,000 तक जो है वो जमा करवाया जा सकता है, और साल में 12 बार ही जो है वो जमा कर सकते हैं। लेकिन इसके जो रूल्स हैं वो थोड़े डिफरेंट हैं। इसमें निकाला नहीं जा सकता, 7 वर्षों तक निकाला नहीं जा सकता। 7 वर्ष के बाद भी जो पहले 4 इयर्स का आपका बैलेंस था उसका 50% और जो अब है उसके 50% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए जो आपने निकालना है, तो वो विड्रॉल जो है वो की जा सकती है। इसे मैंने पहले बता दिया कि स्टेट बैंक्स या उसके सहायक बैंकों में, या अब कुछ नेशनलाइज्ड बैंक गवर्नमेंट ने जो है वो स्पेसिफाई किए हैं वो खोल सकते हैं, या जो है पोस्ट ऑफिस जो है वो खोल सकता है। और 15 साल के बाद इसका पूरा अमाउंट विड्रॉ किया जा सकता है और साल में एक ही बार विड्रॉल की जा सकती है। डिपॉजिट साल में 12 बार करवाया जा सकता है। 500 से लेकर 1,50,000 तक जो है वो डिपॉजिट करवाया जा सकता है। और 15 साल जब मैच्योर हो जाता है तो आपका जो 15 साल बाद जो है
जब मैच्योर हो जाता है पीएफ तो इसको 5 साल के लिए और एक्सटेंड करवाया जा सकता है। आप उस टाइम 50% विड्रॉल कर सकते हैं और बाकी पैसा उसमें छोड़ सकते हैं। और फिर जब 20 ईयर्स कंप्लीट हो जाते हैं तो फिर और एक बार आप इसको एक्सटेंड करा सकते हो और बाद में जो है पूरा अमाउंट जो है आप इसकी विड्रॉल जो है वो करवा सकते हो। तो यही सारे जो हैं जो प्रैक्टिकली यूज़ होते हैं वो मैं आपको बता देती हूँ। और इसमें जो है सेक्शन 80C में जो है इसकी डिडक्शन मिलती है, वो डिडक्शंस हम अगले सेमेस्टर में जो है वो करेंगे। तो ये सारे प्रोविडेंट फंड्स हैं 4 तरह के: स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड, रिकग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड, अनरिकग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड और पब्लिक प्रोविडेंट फंड। तो ज़्यादातर जो यूज़ होते हैं वो स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड, रिकग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड, अनरिकग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड, पब्लिक प्रोविडेंट फंड जो है वो 80C की डिडक्शन के लिए यूज़ होता है। उसके बाद है जो प्रैक्टिकली हमें चाहिए उसके लिए मैं बता रही हूँ, हम डिडक्शंस देखेंगे। एक सैलरीड पर्सन को जो है वो स्टैंडर्ड डिडक्शन जो है वो 50,000 तक की स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलेगी और मानक कटौती जो है वो मिलेगी। और फिर एंटरटेनमेंट अलाउंस की मैंने आपको बता दी। इसी तरह डिडक्शन रिगार्डिंग एम्प्लॉयमेंट टैक्स, अगर कोई एम्प्लॉयमेंट टैक्स पे करता है एम्प्लॉय तो उसकी भी क्या मिलेगी, डिडक्शन जो है वो मिलेगी। तो ये सारा मैंने आपको बता दिया। 17th इलस्ट्रेशन जो है मैंने आपको करवा दी। अब जो है हमने इलस्ट्रेशंस करनी है। थ्योरी पोर्शन जो है इसका ख़त्म हो गया। हम कोशिश करेंगे कि ये चैप्टर जो है 2-3 दिन में वाइंड अप जो है वो 2-3 और लेक्चर्स में वाइंड अप हो जाए। तो मैं आपको जो है क्वेश्चन करवा रही हूँ, ये फुल फ्लैश क्वेश्चन है। इलस्ट्रेशन 18 है। श्रीमती किशन प्यारी इज ड्राइंग अ मंथली सैलरी ऑफ 20,000 एंड एंटरटेनमेंट ऑफ 3,500 per month from a limited company. She is also getting conveyance allowance of 1,200 per month, a bonus equal to 2 months salary and commission equal to 1 month's pay. During the previous year she paid 2,000 as employment tax. employment tax की क्या मिलेगी, डिडक्शन जो है वो मिलेगी। एक स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलेगी 50,000 की और 2,000 जो है वो एम्प्लॉयमेंट टैक्स की डिडक्शन मिलेगी। शी इज़ प्रोवाइडेड विद ए रेंट फ्री furnished house by company at Jaipur. The company paying 90,000 per annum as the rent of the house and 8,700 per annum for furniture and fittings. The electrical and water charges amounting to rupees 18,000 are also borne by the company in respect of this house. She is also provided with lunch by the company during working hours at the workplace, the cost of which is 80 per day. 300 days during the previous year the company recovered 20 per meal from her. From the above information आपने जो है कैलकुलेशन करनी है किशन प्यारी की इनकम जो है फ्रॉम सैलरी हेड। तो जब हम सैलरी हेड में कैलकुलेशन करते हैं तो हम सबसे पहले सैलरी लेते हैं, बोनस कमीशन लेते हैं और फिर उसके बाद टैक्सेबल अलाउंसेस लेते हैं और लास्ट में जो है हम इसके परक्यूजिट्स जो हैं वो लेते हैं। तो हमने ऐसे ही करना है हर एक क्वेश्चन में, पहले सैलरी, बोनस, कमीशन और फिर टैक्सेबल अलाउंसेस और फिर टैक्सेबल परक्यूजिट्स जो हैं वो लेने हैं। तो हम इसको बारी बारी से देखेंगे। सैलरी देखो कितनी दी हुई है, 20,000 पर मंथ। 20,000 पर मंथ, तो सैलरी कितनी हो गई उसकी आपकी 20,000 पर मंथ जो है 12 से मल्टीप्लाई करके आप देखो कितनी हो जाती है, 2,40,000। 2,40,000 और फिर उसका आपका क्या हो जाता है, बोनस और कमीशन। बोनस आपका है 2 माह के वेतन के बराबर यानी 40,000 बोनस हो गया। कमीशन क्या होगी, 1 मंथ की सैलरी के बराबर यानी 20,000। ये सारे आगे बेसिक सैलरी, बोनस, कमीशन। उसके बाद जो है हमने लेना है एंटरटेनमेंट अलाउंस। एंटरटेनमेंट अलाउंस 3,500 पर मंथ, 3,500 इंटू 12 42,000। उसके बाद कन्वेंस अलाउंस है। कन्वेंस अलाउंस जो है वो एग्जाम्प्ट होता है, आप इसको शो कर सकते हो, एग्जाम्प्ट है। 1,200 रुपये है, 1,600 रुपये तक एग्जाम्प्ट है। उसके बाद कंपनी ने जयपुर में एक किराए से मुक्त सुसज्जित मकान दिया है जिसके लिए कंपनी 90,000 जो है वो पे कर रही है। तो जब किराए पर लेके देती है मकान तो रेंट पेड और 15% ऑफ द सैलरी दोनों में से जो भी क्या होगा
कम जो है वो होगा, वो उसका परक्यूजिट जो है वो माना जाएगा। अब सैलरी के लिए हम क्या क्या लेंगे, ध्यान से देखना। सैलरी के लिए हम क्या क्या लेंगे, बेसिक सैलरी प्लस ऑल टैक्सेबल अलाउंसेस और बोनस कमीशन। ये आपने अगर पढ़ा होगा तो ध्यान आ जाएगा, नहीं तो पढ़ो इसको। 42,000 कितना हो गया ये, 3,42,000। इसका 15% जो है वो हम लेंगे। इसका 15% कितना हो जाएगा, आप देखो 51,300, 51,300। और रेंट पेड जो है वो कितना है, 90,000। जो भी दोनों में से क्या होगा, कम होगा। कम क्या है, 51,300। और उसके बाद आपको कॉस्ट दी हुई है, फर्नीचर के लिए भुगतान कर रही है, किराए पर लेके दिया हुआ है फर्नीचर 5700। तो ये टोटल मिलाकर आपका क्या हो गया, 60,000। ये आपने वर्किंग नोट में देना है नीचे। जब आप क्वेश्चंस करोगे तो आपने वर्किंग नोट में जो है वो देना है। तो आपका परक्यूजिट सैलरी, बोनस, कमीशन और एंटरटेनमेंट अलाउंस, ऑल टैक्सेबल अलाउंसेस होते हैं ना, परक्यूजिट्स इसमें नहीं लेते हैं। तो आपके पास टोटल सैलरी आ जाएगी 4,23,000। जैसे हाउस प्रॉपर्टी में हमने स्टैंडर्ड डिडक्शन देते थे, इसमें स्टैंडर्ड डिडक्शन का अमाउंट फिक्स्ड है 50,000 और एम्प्लॉयमेंट टैक्स जो है 52,000 लेस हो जाएगा। आपके पास क्या आ जाएगी, आपकी सैलरी जो है वो आ जाएगी, टैक्सेबल सैलरी। क्लियर है बच्चों, फीडबैक आपकी कैसे मिलेगी, क्लियर है, क्लियर है। और उसके बाद जो है एक छोटा सा क्वेश्चन नहीं हो पाएगा, फिर मैं जो है 19th के बाद इलस्ट्रेशंस आपको करवाऊंगी। और आज के लिए इतना ही काफ़ी है। हैव अ गुड डे, थैंक यू स्टूडेंट्स। और आप अच्छे से देखें, और मैं अब थोड़े ही लेक्चर्स में इस चैप्टर को वाइंड अप जो है वो कर दूंगी। तो आपने इसको ध्यान से देखना है, क्वेश्चंस करने हैं। मैं बार बार कहती हूँ कि इस बुक में कोई मिस्टेक नहीं है, इसलिए ये नहीं सोचना क्वेश्चंस ही आपने नहीं करने जब तक मैं आपको इलस्ट्रेशंस नहीं करवा देती। जब तक मैं नहीं कहती कि आप क्वेश्चंस जो है वो शुरू कर दो, तब तक आप क्वेश्चंस जो है कृपया करके मत करें। ऑल द बेस्ट, थैंक यू वेरी मच।